डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या होता है? डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, मेन जो उसकी बेस होती है वो एक्सेसिव थिंकिंग होती है। अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन एंजाइटी से बचाने में कोशिश नहीं करेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो आपके ऊपर हावी आ जाएगा एंड यू विल सफर। डिवोर्स का रेशियो जो है हम वो देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसकी भी यही रीजन है कि हम खुद पे काम नहीं कर रहे या कुछ और रीजंस भी हैं? ये क्लैश लड़के और लड़की में भी आ रहा है, यानी लड़कियां अब अपने लिए आवाज उठाना चाह रही हैं, लेकिन लड़के उनको उनकी जो सही स्पेस है वो नहीं दे रहे हैं। अगर आप उस लेवल पे आ गए हो कि आप फेडअप हो रहे हो, तो आपको ये बात समझनी है कि जिस थॉट पैटर्न के साथ आप फेडअप होने के लेवल तक आ गए हो, दैट थॉट पैटर्न हैज टू बी चेंज्ड। आजकल एक टर्म चल रही है डिजिटल अब्यूज, ये क्या है? ये बहुत अहम है टॉपिक, इसलिए कि डिजिटल अब्यूज़ जो है ये इस वक्त में बहुत आम हो रहा है। वर्क प्लेस पे क्या होता है कि आप क्लोज भी ज़्यादा होते हो, सारा दिन आप और कंसिस्टेंटली आप उनके साथ होते हो, तो बेसिकली ये चीज़ बड़ा रोल प्ले करती है। पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा जो है ना वो भी बहुत कॉमन है, तो उसको कैसे ट्रीट करें? एक कपल ने जब एक साथ रहना है तो उन्होंने अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना है। उस वक्त पे इंटरफेरेंस अगर होती है, वालिदैन चाहे इस साइड के हों चाहे दूसरी साइड के हों, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये एक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और एक नया पॉडकास्ट जो है वो आज स्टार्ट कर रही हूं और एक ऐसे इंसान के साथ करने जा रही हूं जो कि मेरी ही तरह क्लिनिक में ही काम कर रहा है, डेली बेसिस पे आप लोगों से इंटरेक्ट करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए तकरीबन को 25 साल से ज़्यादा उन्हें हो गए हैं और कोशिश आज भी कर रही हैं कि आपको कुछ बता सकें, कोई मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर कर सकें, कोई आपकी इमोशनल हेल्थ बेहतर कर सके, क्योंकि जैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। अपने सेल्फ को बेहतर करने के आज जो है ना हम उनसे तरीके सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जितना सीख सकती हूँ उनसे मैं भी सीखूं और आप भी प्लीज सीखिएगा। एंड तक पॉडकास्ट देखिएगा और अपने जो रिमार्क्स हैं वो जरूर दीजिएगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं तहमीना यासिर। प्रिवेंशन जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि प्रिवेंशन ही पहला स्टेप है। अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन एंजाइटी से बचाने में कोशिश नहीं करेंगे, तो डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो आपके ऊपर हावी आ जाएगा एंड यू विल सफ़र। बट एक और डिफरेंस होता है जो कि बहुत क्लियरली हमने समझना है कि साइकोटिक फीचर्स डिफरेंट होते हैं, न्यूरोटिक फीचर्स डिफरेंट होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट हो रहे होते हैं और उसी में जब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो हम सफ़र करते हैं। लेकिन जो पागल होने वाली जो स्टेटमेंट होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू द साइकोटिक फीचर्स। जो साइकोटिक फीचर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया या दूसरे इश्यूज़ हम देखते हैं। तो इस वजह से हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हो तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जाते हो। अपने आप को वो स्किल्स देने के लिए जाते हो जिनसे कि आप अपने आप को उन मसाइल से बचा सको जो कि फ्यूचर में या अभी इस वक्त पे भी आप देख रहे हो कि हाँ, एक माइनर लेवल के मैं फेस कर रही हूँ और मुझे इससे बेहतर लाइफस्टाइल अपनाना है। बेसिक डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या होता है? डिप्रेशन और एंजाइटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि डिप्रेशन जो होता है ये पास्ट के साथ ज़्यादा लिंक्ड होता है। यानी कि आपको रिग्रेट्स होते हैं, आपको गिल्ट्स होते हैं, इसके साथ सैडनेस होती है, लो मूड चलता है, यानी आपका एक्टिविटी को दिल नहीं करता, आपका किसी से मिलने को दिल नहीं करेगा, रोशनी तंग करेगी, आवाज़ें तंग करेंगी, तो ये सारे जो हैं और फिर नेगेटिव थॉट्स, होपलेसनेस वगैरह आ जाती है। ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो एंग्जाइटी में मेनली ये होता है कि हमारी एक्टिविटी मुख्तलिफ ऑर्गन्स की वो फास्ट हो जाती है, जैसे कि दिल तेज़ी से धड़केगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, डर लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ होने वाला है और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या गड़बड़ होने वाली है। तो एंग्जाइटी में फियर ऑफ फ्यूचर होता है, तो वो पास्ट से लिंक्ड होता है, ये फ्यूचर से लिंक्ड होता है, या प्रेजेंट से अगर लिंक्ड हो तो हम उसे वरीसम थिंकिंग कहते हैं, जो कि फ्यूचर की तरफ ही ले जा रही होती है। पास्ट और फ्यूचर में हम रहते हुए अपना प्रेजेंट ही खराब कर रहे होते कि पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो आजकल हमारे इर्द गिर्द ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हर इंसान हर दूसरे इंसान में नेगेटिव चीजें पॉइंट आउट कर रहा है। इसका भी कोई रिलेशन होता है आपकी साइकोलॉजी से या ये वैसे ही कुछ है?
दरअसल पता है पास्ट और फ्यूचर में हमारा जो जहन चल रहा होता है तो हमने उसे प्रेजेंट में कैसे लेकर आना है और क्यों लेकर आना है, ये बहुत अहम पॉइंट होता है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। इसलिए कि द मोमेंट वी आर लिविंग इन, ये प्रेजेंट है। Yes. यानी मैं इस वक्त पे सांस ले रही हूँ, ये प्रेजेंट है जिसमें मैं सांस ले रही हूँ। लेकिन अगर इस वक्त पे मैं सांस तो ले रही हूँ लेकिन मैं सोच पास्ट कर रही हूँ या फ्यूचर कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इस वक्त पे मैं इस वक्त पे जो कर सकती थी उसका नहीं सोच रही। तो इस बात पे हमने फोकस करना होता है। हम जब पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं तो हमारा जहन जो है वो फिर प्रेजेंट में सही वर्किंग नहीं करता। फिर लोग आके कहते हैं जी हमारा फोकस और अटेंशन नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती हमारे से, हम दिल नहीं करता किसी काम के करने को, क्योंकि आप प्रेजेंट में तो हैं ही नहीं। तो प्रेजेंट में रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट से सीखें। हम कहते हैं ये 3 पार्ट्स हैं। पास्ट से आप सीखते हैं, प्रेजेंट में आप उसे अप्लाई करते हैं ताकि फ्यूचर को बेहतर करें। तो हमने इसी तरह के 3 स्टेप्स जो है ना, इनको जहन में रखना है कि पास्ट इज़ फॉर लर्निंग, प्रेजेंट इज़ टू प्लान एंड फ्यूचर इज़ फॉर प्लानिंग। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमने देखनी होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो जोन आउट हो गया, या हम अक्सर उन्हें बात कर रहे होते हैं और वो सुन नहीं रहे होते हमारे। ये भी क्या डिप्रेशन की वजह से ही होता है या सिर्फ आपकी थॉट्स जो हैं वो आपको ले जाते हैं कहीं और? देखिए, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, मेन जो उसकी बेस होती है वो एक्सेसिव थिंकिंग होती है। एक्सेसिवली जब आप सोच रहे हैं तो आप प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। यानी चाहे वो पास्ट का सोच हो चाहे फ्यूचर के फियर्स हो, तो उसमें फिर हम जोन आउट करते हैं। इसलिए कि हमारा जहन जो है वो एक्सेसिवली सोच के एग्जॉस्ट होता है। यानी मैं ये कहती होती हूँ अपने क्लाइंट्स को अक्सर कि आपकी कैपेसिटी, जहन की कैपेसिटी अगर 100% जो है, उसमें से अगर आप 50 to 60% या 70% आप यूज़ कर लेते हैं एक्सेसिवली पास्ट या फ्यूचर को सोचने के लिए, तो बाकी की जो 20-30% 40% कैपेसिटी रहेगी उसमें आपने अपनी फैकल्टीज़ जो आपकी हैं, जो 5 सेंसेस हैं, आपका जो मेमोरी का इशू एस्पेक्ट है, आपका फोकस, अटेंशन, इन सब पे काम करना है। तो फिर आप जोन आउट होंगे ही होंगे। इसलिए कि जहन जो है वो फिर डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। ये जोन आउट करना भी डिफेंस है ना हमारा, कि जहन कहता है कि मैं थक गया, मैं अब नहीं फोकस कर सकता, मुझे अब किसी चीज़ को नहीं सोचना, तो मैं जोन आउट कर गई। और फिर जोन आउट करके मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी आइडियल वो जो सिनेरियो लाइफ में होते हैं बिल्कुल उसमें वो चले जाते हैं कि ओके उसमें मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ तो आई शुड स्टे इन दैट। प्रेजेंट तो फालतू है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सो आई शुड जोन आउट। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने, मैं तो कहूँगी सैडनेस को, डिप्रेशन एंजाइटी तो एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, सैडनेस को दूर करने के लिए आजकल सिगरेट और वेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या ये हेल्पफुल होता है? देखिए, हेल्पफुल इन द सेंस कि ये आपको अच्छा फील कराए तो यकीनन, इसलिए कि ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेहतर करता है और आपको अच्छा फील कराता है, लेकिन किस कॉस्ट पे, ये बहुत अहम होता है। अगर हम अपने आप को अच्छा फील करा रहे हैं इस कॉस्ट पे कि हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, या हमारी ओवरऑल लाइफ जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं, फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर होगी, तो हमें इस कॉस्ट को ज़रूर सोचना है कि ये चलो सिगरेट की जो डब्बी है उस पर तो शायद थोड़ी कॉस्ट होगी लेकिन जो आपकी लाइफ है वो एट स्टेक आ जाती है। तो इवन वेप भी बहुत डेंजरस है, इसलिए कि इसके साथ भी हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ देख रहे हैं, रिसर्चेस बता रही हैं कि इसके साथ भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं जो कि लंग्स को अफेक्ट करते हैं, फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो सिगरेट या वेप ले तो वो या तो जिस वक्त पे वो ले रहे होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी उस वक्त पे हाइपर एक्टिव होंगे, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी, यानी उनके लेथार्जिक फील करेंगे, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती किसी काम के करने की। तो डायरेक्टली हम हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी हमारे इम्बैलेंस हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है फिर हमारी लाइफ को ही ख़राब कर रहा है, फंक्शनिंग ख़राब हो रही होती है। कहते हैं कि जी मैं सिगरेट पीता हूँ लेकिन मेरे लंग्स ठीक है, मैंने एक्सरे कराया, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर उनको दौड़ लगवा लें तो आपको आज ही पता चल जाएगा एक शख्स जो कि सिगरेट पीता है और एक जो नहीं पीता, तो उनमें कौन ज़्यादा बेहतर दौड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है ये वाज़ेह तौर पे बताती है कि ये अगर आपको कोई ख़तरनाक स्टेज पर नहीं भी ले जा रहे
तो एक ऐसी स्टेज पर लेकर जा रहे हैं जो कि आपको सफरिंग बिल्कुल। होगी उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन वो किसी हेल्प के लिए या तो जा नहीं सकते या कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने में, तो ऐसी कुछ हम रेमेडीज या कुछ स्ट्रैटेजीज घर पे फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अपने चैनल पे भी इसी तरह से देती होती हूँ टिप्स वगैरह, गाइडेंस देती होती हूँ। देखिए, डिप्रेशन होता है लो एक्टिविटी के साथ, ठीक है ना? जब आप के डिप्रेशन है तो आपकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा किसी से मिलने को। तो हमने ये देखना है कि अगर हम घर में उसका इलाज करना चाहते हैं ताकि वो बढ़े ना, इसलिए कि जब बढ़ गया तब तो घर में किसी सूरत नहीं हो सकता। जब वो माइल्ड लेवल पे है तब हो सकता है। तब के लिए फिर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को एक्टिवेट करें, आप जिम ज्वाइन करें, आप वॉक एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी डाइट खाएं, आप रोशनी में ज़्यादा बैठें, धूप में ज़्यादा बैठें। उससे भी आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होते हैं। जो सीजनल डिप्रेशन होता है वो सर्दियों में इसी वजह से होता है ना, बिल्कुल, कि धूप आपको ज़्यादा नहीं मिल रही होती। विटामिन इसी डी तरह कम हो जाता है हाँ आपका। बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर एंजाइटी आप घर में फेस करें तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, बॉडी रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, इस तरह की जो टेक्निक्स है। वाटर का इंटेक बहुत फ़ायदा देता है। जितना आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएंगे उतना आप अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप घर में बेसिक लेवल पे कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को बेहतर भी रख सकते हैं इनके साथ। आपके पास क्या कपल्स भी आते हैं जो बड़ी फाइट्स का या प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? कपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और उनमें मोस्टली कपल के इश्यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास फीमेल आती और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनका हस्बैंड भी साथ है, लेकिन कई दफ़ा दोनों साथ भी आते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि कपल जो है उसके इश्यूज जो होते हैं ना, उसमें उनका जो मेन सबसे पहला उनका होता है ना कि वो कहते हैं कि हमें सोल्यूशन जो मिलना चाहिए ना वो ये कि दूसरा ठीक हो जाए। यानी दोनों का ये मसला होता है कि मेरे अंदर तो मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मैं एफर्ट ना करूँ। हाँ, मैं तो पहले ही बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ। दूसरे में प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा बेहतर हो जाए, दूसरे ने अपने आप को ठीक करना है, तब मेरी ज़िंदगी ठीक होगी। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस कराते हैं कि दूसरा जो भी कर रहा हो वो अपने आप को बेहतर करे, हम उसको गाइड करें, वो अलग बात है। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ना, कि आप कितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, आपके कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए कि सबसे पहले मेरे प्रॉब्लम्स और मैं उनकी वजह से अफेक्ट हो रही हूँ, फिर उसके बाद रिलेशन अफेक्ट हो रहा है। तो हम फिर इसके ऊपर मेनली काम करते हैं कि हम उनको सेल्फ को एक्सप्लोर करने के हवाले से पहले गाइड करें कि किस तरह से वो सेल्फ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि मेरे अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर सकती हूँ। फिर उसके बाद दोनों अगर आए हों तो फिर हम दोनों को अलग अलग गाइड करते हैं। इसमें हमारे बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें कि कंप्रोमाइज़ तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन हम जो कराते हैं वो कंप्रोमाइज़ ये वाला नहीं होता जो लोग करते हैं। कैसे करना है एग्जैक्टली? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ कोलैबोरेशन का हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, हम उस पे काम करते हैं। इसी तरह से कौन सी चीज़ें हैं जिस पर के आप को फोकस करना है या आपके हस्बैंड को फोकस करना है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती होती हूँ कि एक आपकी लाइफ है, एक हस्बैंड की लाइफ है और एक म्यूचुअल लाइफ है। यू हैव टू बी क्लियर कि मेरी जो लाइफ है उसमें मैं जो भी करूँ, हस्बैंड की जो लाइफ है उसमें वो जो भी करे, और जो हमारी म्यूचुअल लाइफ है उसमें हमारी मिलकर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग स्पेस नहीं दे रहे होते और एक दूसरे की स्पेस को इंट्रूड करके एक दूसरे की जो लाइफ है उसमें मसाइल खड़े कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर हमारे मसाइल होते ही इसी वजह से कि एक तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरा ये कि हम दूसरे को चेक करते रहते हैं, अच्छा अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, अब इसने ये नहीं किया, अब इसने वो नहीं किया, और प्रॉब्लम जो है हमारी आती रहती है। डिवोर्स का रेशो जो है हम वो देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसकी भी यही रीज़न है कि हम खुद पे काम नहीं कर रहे या कुछ और रीजंस भी हैं? देखिए, डिवोर्स में इस वक्त पे जो रिसर्चेस बता रही हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फैमिलीज़ का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा है।
यानी फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस, यानी हम्म। एक लड़की, जो हमारा सेटअप है उसमें लड़की ने अपने ससुराल में जाना है, इसका मतलब है एक लड़की जाएगी बहुत सारे लोगों में। अब उन सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यस, ये नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड की हैं। अच्छा, अब उनकी सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए वालिदैन ने लड़की को पहले से प्रिपेयर किया होता है कि तुमने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट देने के लिए वो कोशिशें करे भी तो भी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन होगी नहीं होगी, वो खुश होंगे नहीं होंगे, देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। तो इसमें अब फीमेल्स का क्या रुझान हो रहा है कि अब वो कहती हैं कि हमने इतना नहीं बेस्ट देना कि हम दूसरों की खातिर करते रहें और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो। लेकिन दूसरी तरफ तो वही लोग हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस तो लगानी लगानी है। तो ये जो क्लैश आ रहा है ना, और ये क्लैश लड़के और लड़की में भी आ रहा है, यानी लड़कियां अब अपने आप अपने लिए आवाज़ उठाना चाह रही हैं, लेकिन लड़के उनको उनकी जो सही स्पेस है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये फिर आगे फिर डिवोर्स की तरफ लेकर जाता है। और आजकल जो ये ग्रे डिवोर्स का कंसेप्ट चला हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप लेटर एज में, जैसे 40s में जाकर लेट 40s में आप डिवोर्स की तरफ जाते हैं। और वो भी इसी वजह से होती है कि फीमेल्स अपना बेस्ट दे कर थक जाती हैं, एंड इवेंचुअली वो कहती हैं कि अब हम गिव अप कर रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते। और वो लोग जो हैं वो लेकर और उनसे काम करा करा के वो आदी हो गए होते हैं। तो बेसिकली इसमें गलती दोनों साइड की होती है, लेकिन इसमें हमारे सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो गिव अप करने के कॉर्नर पे औरतें खड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आप उस लेवल पे आ गए हो कि आप फेड अप हो रहे हो, तो आपको ये बात समझनी है कि जिस थॉट पैटर्न के साथ आप फेड अप होने के लेवल तक आ गए हो, दैट थॉट पैटर्न हैज़ टू बी चेंज्ड। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें, अपने आप पे फोकस करना शुरू करें। वो कहती हैं हम कैसे करें, हमारा हस्बैंड ऐसा, हमारा ससुराल ऐसा। भाई, हस्बैंड सुबह का गया शाम को आता है, और आप सारा दिन सोचते रहते हो हस्बैंड ऐसा हस्बैंड ऐसा। भाई, सारा दिन आपके पास है, आपके पास 1 घंटा भी हो और वो आप प्रॉपरली अपने ऊपर लगाओ। अपने आप, ये नहीं कि अपनी ग्रूमिंग ये करनी है कि अपना मेकअप कर लिया या कुछ, अपने जहन की ग्रूमिंग करनी है, अपने आप को। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और फिर उसमें ये कि अपने सेल्फ को इतना कॉन्फिडेंस दें, और ये खुद दे सकते हैं। मैं आज ही बात कर रही थी एक और जगह पे कि आपके जो जहन है ना, वो ये चीज़ नहीं देखता कि दूसरा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है या मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो अगर आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, खुद अपने आप को वैलिडेट करना शुरू कर दें, अपने आप को बताएं कि आई हैव मैनी स्किल्स एंड आई हैव समथिंग बेटर दैन मैनी अदर पीपल, और अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत बेहतर लेवल पे हूँ, तो आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, हम कहते हैं 72 न्यूरल कनेक्शंस को चेंज कर सकती है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर अगर फीमेल्स अगर फोकस करती हैं तो वो इस बात को समझ सकती हैं। और दूसरा पॉइंट जो कि मैं अक्सर फीमेल्स को कहती हूँ कि अगर आपका वो लेवल आ गया कि आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब ख़त्म, तो सबसे पहले तो अगर आप सोचते हो कि उससे तलाक लेकर ख़त्म होना है, डिवोर्स लेकर ख़त्म होना है, तो यू हैव टू स्टे इन द रिलेशन। इसलिए कि इतने साल तो गुजार दिए, 4 महीने और गुजार लें, और स्टे इन द रिलेशन एंड फोकस ऑन कि मुझे क्या करना है। और डिवोर्स के बाद जरूरी तो नहीं कि लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कौन सा कोई वॉन्ड है मैजिक जो चलेगी और सब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। हाँ, ऐसा ही है। बल्कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सवेयर लेवल हो और हमें लगे कि अब डिवोर्स वाकई होनी है, तो हम उस वक्त पे भी कभी भी हम ये नहीं चाहते कि वो डिवोर्स की तरफ जाएं। तो हम उसके लिए प्रॉपर उनको थॉट प्रोसेस को उनको असेस करवाते हैं, उनको बिठा के उनसे लिखवाते हैं, उनको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि ओके, हाउ कैन यू डू द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ योर रिलेशन, हाउ कैन यू प्लान कि ओके, अगर मेरी डिवोर्स हो जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह से हर आस्पेक्ट को मैनेज करूँगी। इसी तरह से अगर नहीं लेती तो उससे पहले मैं क्या क्या कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत सारा कुछ उनको पता चलता है, और वो फिर रियलाइज़ करती हैं ओके, वी कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, और फिर उससे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो डिवोर्स की तरफ ना जाएं। क्या अपने आप पे काम ना करना बच्चों पे इफेक्टिव होता है? बच्चों पे इफेक्टिव इस लिहाज से कि आप अपने आप पर काम नहीं कर रहे और बच्चों के साथ क्या सलूक है आपका। यस।
देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वो ये आती है कि जब आपका सेल्फ ही अंडर नरिश्ड है, अगर आपका सेल्फ ही मुतमईन नहीं है, आपकी ज़ात ही मुतमईन नहीं है, तो आप दूसरे को क्या देंगे? यानी जो अंदर होता है हम वही देते हैं दूसरे को। तो माएँ जो कि खुद सफ़र कर रही हैं, या पेरेंट्स जो कि खुद सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो बच्चों को कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते। तो बच्चों की ट्रेनिंग अगर करनी है, पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को इतना बेहतर लेवल पे रखें कि आपकी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जाए बच्चे को, इसलिए कि बच्चा तो अभी ग्रो कर रहा है और उसने वही लेना है जो आप दे रहे हो, और उसी पर उसकी पर्सनालिटी ने बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसी वजह से आप देखो कि बहुत सारे और जो रिलीजन्स हैं उनमें भी जो माइंडफुलनेस पे या मेडिटेशन पे, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसकी वजह भी यही होती है कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं, ये आपके जहन को पुरसुकून कैसे करती हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को मैनेज करती हैं। और जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स मैनेज होते हैं तो आप रिलैक्स्ड होते हो, तो आप बच्चों को भी वही दोगे, बिल्कुल, रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी। तो पेरेंटिंग स्टाइल पे बड़ी बात होती है कि जी जेंटल पेरेंटिंग करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जी एक माँ बाप में से किसी एक को तो ना शेर की निगाह रखनी चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए, कैसे करें पेरेंटिंग? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि पहले पेरेंटिंग होती थी जिसे हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं, यानी कि वो जो शेर की नज़र रखना। तो उसमें ये होता था कि वालिद शेर की नज़र रख रहे हैं, वो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, तो उनकी वजह से सारे डरे सहमे रहते थे और सारे मोस्टली जो वो चाहते थे उनके हिसाब से कर रहे होते थे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हुए तो वो रिबेलियस भी हो गए। दो ऑप्शंस थी उनके पास, या रिबेलियस हो जाएं या फिर वो सरेंडर कर दें। तो कुछ बच्चे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, वो जब बड़े हुए तो पता चला कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के सफ़र कर रहे हैं। और जिन्होंने रिबेलियस बिहेवियर शो किया, वो उन्होंने रिएक्शनरी हो गए, वो ज़्यादा और दूसरी चीज़ों में चले गए, अब्यूजिव हो गए। इसके बाद जो इस वक्त पे पेरेंटिंग है ना, वो है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग या परमिसिव पेरेंटिंग। उसमें जो वालदैन, जो हमारे एज के जो वालदैन हैं, उन्होंने ये सीख लिया कि अच्छा भाई, कंट्रोल तो इतना अच्छा नहीं था, तो हमें ऐसा करना है कि हम बच्चों को आज़ादी दें, बच्चे अपनी सोच रखें, अपनी सोच होनी चाहिए उनकी। अब उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने उनको सोचने की आज़ादी दी, उनको कहा हाँ जी तुम लोग जो मर्जी करो, तुम लोगों की सोच होनी चाहिए, तो उसमें बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई कि भाई सोचना कैसे है। बाउंड्रीज तो हमने ही सेट करनी है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं दी गई ना। बिल्कुल। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है जो कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है। उसमें ये होता है कि वी सेट बाउंड्रीज एंड देन गिव देम स्पेस कि वो अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। अब वो बाउंड्रीज जो होती हैं वो ये नहीं होती हैं कि बस तुमने इससे आगे नहीं जाना, यानी मैं तुमने मेडिकल और इंजीनियरिंग में से ही 2 लेने हैं, जो मर्जी ले लो, ये नहीं होता। उसमें ये होता है कि तुमने अगर कोई अपने लिए सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं तो करो, लेकिन डिस्कशन के साथ करो। हम डिस्कशन करें, हम एक दूसरे को कन्विंस करें, हम एक दूसरे को उसके पॉजिटिव, हमारे पास, हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताएं, वालिदैन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, बच्चे अपनी जो नॉलेज है उसकी बेसिस पर बताएं, उनकी पसंद के हिसाब से चलें, लेकिन वालिदैन की सपोर्ट से चलें। तो ये वाली पेरेंटिंग जो है ना, वो होती है कि विद बाउंड्रीज आप उनको पॉजिटिव रख रहे हो, उनको रिलैक्स्ड रख रहे हो, और उनको परमिशन है हर चीज़ करने का, लेकिन उसमें कुछ बाउंड्री सेट हैं। जैसे कि एक दफ़ा एक खातून आई तो वो कहती हैं कि भाई मैं तो बच्चों को बिल्कुल आज़ादी दी हुई थी कि जो मर्ज़ी करें, तो वो रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे आ रहे हैं, तो मुझे फिर बड़ी तंगी होती थी। अब मैंने उन्हें कह दिया कि अब 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, तो अब वो रिबेलियस हो रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, पहले आप दूसरी एक्सट्रीम पर थे, अब इस एक्सट्रीम पर हो गए। बेसिकली आपको बात करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, बात करें, बैलेंस क्रिएट करें, बच्चों के साथ नेगोशिएट करें, उनको बताएं कि मैं क्यों ऐसा करना चाह रही हूँ या क्या मसले आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन करें और सोल्यूशन पर आएँ। फिर सपोज कि अगर आप 10 बजे भी सेट कर लेते हैं, 11 बजे भी सेट कर लेते हैं, आपको भी क्लियर होगा, बच्चे को भी क्लियर होगा,
तो आप बेहतर रिजल्ट्स हासिल मेरा कोई करेंगे। मिड वे निकाल लें दोनों को बिल्कुल। जो सूट कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल, और उसमें रीज़निंग होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, जो कि इस वक़्त पे बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। इस वक़्त पे जो डिजिटल हमारा लाइफ हो गई है, तो उसमें सब लोग अपने-अपने मोबाइल पर लगे होते हैं और उसमें कोई परवाह नहीं होती कि दूसरा शख्स जो है उसको, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उनको बस यही होता है कि ये होमवर्क कर लें, ये क्वालिफ़ाई कर लें अगले क्लास के लिए, एग्ज़ाम्स में सही कर लें, दिस इज़ इट। तरबियत डिजिटल पे पे भी नहीं मैं है। आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और जो बड़ा मेजर क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो ये है कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, हमारी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जो कि उनकी लाइफ भी इफेक्ट कर रही होती है और हमारी भी कर रही होती है। तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो हमारा पहले से सिस्टम चला आ रहा था ना, जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम यस। था, उसमें ये होता था कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पालते ही इसलिए थे कि वो बड़े होंगे और हमें संभालेंगे, बिल्कुल। हमारा फ्यूचर, हमारे बाजू बनेंगे। ट्रू। ठीक है ना? अब उसमें बच्चों को भी शुरू से यही बात ज़हन में बिठा दी जाती थी कि भई तुम लोगों ने बाजू बनना है, तो वो उसमें उसी तरह से चल रहे होते थे। बेसिकली इसमें फ़ॉल्ट ये था या प्रॉब्लम ये थी कि अपनी ज़िंदगी कोई भी नहीं गुज़ारता था। वालिदैन बच्चों के लिए ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बच्चे वालिदैन के लिए ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अब इस वक्त पे जो फास्ट लाइफ है उसकी वजह से, और जो काम करना पड़ रहा है उसकी वजह से, बच्चे जो हैं वो जब बड़े हुए और उन्होंने देखा कि अच्छा हमें तो अब बहुत सारा कुछ करना है, हमें तो 9 to 5 की जॉब नहीं है, हमारी तो अब फुल डे जॉब्स चल रही हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो उसमें वही वालिदैन जो कि एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे बच्चे पूरे नहीं उतर सकते। सो वालिदैन को भी इस वक्त पे जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी इसको, कि उनके बच्चे जो हैं उनकी एक किस्म की जिम्मेदारी नहीं होती बच्चों की कि वो वालिदैन को संभालें, वो उनका एक पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, उनके एक अंदर एक अच्छा उनका रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से वो ये कर सकते हैं। तो वालिदैन जो है ना, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से देखें कि बच्चों की जो इतनी मसरूफ़ लाइफ है, तो उसमें से वो कितना टाइम दे सकते हैं। क्वालिटी इज़ बेटर देन कि उस पर क्वांटिटी। फोकस करें क्वांटिटी के निस्बत। तो क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करें, और बच्चों को भी चाहिए कि जो जो अब यंग लोग हैं जो कि अब वालिदैन का उस तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे, तो बेसिक नीड्स तो पूरी फिर भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि उनके ऊपर इस लिहाज से कि वो काम करें जिस पर कि आपको क्लैरिटी हो कि ओके, आई डोंट हैव एनी गिल्ट और एनी रिग्रेट कि मैं ये नहीं कर रही। ट्रू। तो मैं अपने आप को क्लियरली समझ लूँ कि ओके, दीज आर द थिंग्स आई वांट टू डू फॉर माय पेरेंट्स एंड आई एम डूइंग दीज वेल। तो मैं इनके ऊपर फोकस करके उनको करती हूँ एंड आई एम रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव। अदरवाइज कि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और ये भी अगर कम्युनिकेशन के साथ हो जाए तो बेस्ट होता है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है हमारी सोसाइटी में, इसलिए कि मोस्टली जो अगर ससुराल के साथ आप रह रहे हैं, यानी सास ससुर बुजुर्ग हैं, तो देन देयर इज़ अ टफ सिचुएशन। तो उसमें फिर आपको उनको संभालना करना जो है वो एक टफ सिचुएशन हो जाती। तो उसमें फिर बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेल्फ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अपनी ज़ात पर नहीं कंप्रोमाइज़ करना, यानी जैसे वो माएँ कहती हैं ना कि बच्चे को खाना खिला रही थी, मेरी भूखी मर गई, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं खाऊं। तो ये अपने साथ ज़्यादती है। इसलिए कि आपको अपना जो जिस्म, अपना दिमाग, अपनी जो रूह मिली है, ये हाँ, ये आपकी है, आप इसके लिए जवाब दें। तो इस पे आपका कंप्रोमाइज़ इस वजह से कि आपने दूसरा कुछ करना है, दैट इज़ रॉन्ग। दूसरा करें लेकिन अपनी कॉस्ट पे नहीं। अच्छा, अब हमारे यहाँ शादी तो कर दी जाती है, लेकिन दोनों तरफ के पेरेंट्स, मैं सिर्फ लड़के या लड़की को ब्लेम नहीं करूँगी, दोनों तरफ के पेरेंट्स ही जो हैं वो एक तो इंटरफेरेंस भी आ रही होती है और दूसरा अलाउ भी नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये उस कपल की मेंटल हेल्थ के लिए, या मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही बात करूँगी, बाकी एस्पेक्ट्स हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्या था क्या नहीं था हर बंदे की डिफरेंट है, उस मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट आप समझें सोसाइटीज से या दो डिफरेंट घरों से लोगों ने आना है और उन्होंने साथ रहना है, तो उनके लिए क्या पॉइंटर्स हों कि वो लाइफ को बैलेंस करें और मेंटल हेल्थ बेहतर रखें?
देखिए इसमें इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए, यानी इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए दोनों फैमिलीज़ की तरफ से कि इंटरफेरेंस कम हो, इसलिए कि एक कपल ने जब एक साथ रहना है तो उन्होंने अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना है और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए प्लान करना है। उस वक्त पे इंटरफेरेंस अगर होती है, वालिदैन चाहे इस साइड के हों चाहे दूसरी साइड के हों, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो कंट्रोलिंग हैं, वो अपनी मर्ज़ी करवा रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये एक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सपोज़ कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एड्रेस नहीं हो पाती, दोनों तरफ के वालिदैन अपनी अपनी लगा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इसमें कपल को अंडरस्टैंड ये करना है कि दे हैव टू डिसाइड, इसलिए कि अगर वालिदैन कहते हैं कि ये करो या ये ना करो, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपने ही फेस करना है। तो यू हैव टू बी क्लियर वेदर मैं अपने वालिदैन की मानूं या दूसरे वालिदैन की मानूं या अपनी मर्जी करूं, कॉन्सिक्वेंस मैंने ही फेस करना है, सो आई हैव टू बी क्लियर ऑन दैट आल्सो। फिर दूसरा ये कि बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज ये नहीं होता कि दूसरे सेट करेंगे, यानी अगर आप कहते हैं जी ससुराल वाले तो नहीं सेट करवाते बाउंड्री या करने देते, तो दिस इज़ नॉट राइट स्टेटमेंट। आप अपनी बाउंड्री खुद सेट कर सकते हो, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हो, करवा सकते हो। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं। सपोज़ के मेरे पास कई क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि मैं मेरी सास जो है वो किसी भी वक्त कमरे में घुस आती हैं और आके वो मेरी अलमारी देखना शुरू हो जाती हैं, ये करती, यानी इस तरह के डिफरेंट चीज़ें। तो भाई आप अपनी, अगर उसी वक्त पे आप कह दो कि जी दरवाज़ा बंद कर दिया, आप बाहर जाएं, तो ये तो एक हो जाएगी, डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज ये तो इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। आप एक एक छोटा छोटा स्टेप करके बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे आप ड्रैग कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल को ठीक करना भी बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपने दी है, आप ठीक भी करें। हाँ, देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम उन्हें ये कहते हैं कि सपोज़ अगर वो आके आपके कमरे में आपकी चीज़ों को कर रहे हैं इस तरह से, तो आप कोशिश करो कि आप अपने कमरे को लॉक पहले रखो, सपोज़ अगर रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते तो अपनी अलमारी को लॉक रखो। ये एक सेफ स्पेस हो गई आपकी, ठीक है ना, आपने उसको कंट्रोल कर लिया। सपोज़ कि वो लॉक खुलवा के, कई लोग कहते हैं ये इस हद तक भी हो जाता है कि लॉक खुलवा के वो चेक करते हैं, तो आप उनको इससे हटाने के लिए असर्टिव हो थोड़ा सा। असर्टिवनेस इज़ नीडेड हेयर। असर्टिव होने का मतलब ये है कि आप अलमारी को लॉक रखते हो और वो कहते हैं तो आप कहते हो कि नहीं अभी नहीं, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी, या आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, यानी उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं। उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, वो उस पर अनॉयड हो सकते हैं, बदतमीज हो जाएगी। लेकिन पता है देखो, बहू अच्छी तब है जब वो उनकी मर्जी से चल रही है, तो इसका मतलब है कि उस बहू की अपनी लाइफ तो नहीं है ना। तो इसमें अगर वो बदतमीज वो कह देते हैं तो वही कह रहे हैं ना, तो उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, सवाए इसके कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी लाइफ अच्छी हो रही है और आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि वी आर नॉट सेइंग कि आप दूसरे को निकाल दो, उसको बुरा भला कहो या उसको डिसरिस्पेक्ट करो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी जो आपके एसेट्स हैं या अपनी लाइफ है, अपने, आप देखो ना, अगर वो आके कहती हैं कि जी तुमने ये कपड़े सही नहीं पहने हुए, कपड़े बदलो, दिस इज रॉन्ग। क्यों उनको ये राइट आपने दिया कैसे कि वो ये बात कहें, और वो राइट उन्हें कैसे मिलता है? वो कहती हैं कपड़े बदलो और जाके कपड़े बदल के आ जाती, ये वाले ठीक है, मैं ये वाले पहन के चलती हूँ आपके साथ, तो वो कहती हैं हाँ चलो ये वाले ठीक है। अब आपने उन्हें राइट दे दिया, अब वो अगली दफ़ा फिर करेंगी, उससे अगली दफ़ा फिर करेंगी। तो एक दफ़ा आपका अच्छे तरीके से मना करना कि नहीं मुझे तो ये सही लग रहे हैं, या मेरी अलमारी में इस वक्त पे जो है ना मैंने लॉक लगाया हुआ है, आई कांट लेट यू। तो अगर आप एक दफ़ा कह देते हो आप बुरे बनोगे, लेकिन आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, वो बाउंड्री उनके लिए एस्टैब्लिश हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएंगे, वो कह कर थक जाएंगे, और फिर वो आदी जब हो जाएंगे तो देन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, तो जितना ज़्यादा कोई इंट्रूड करता है उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ टाइम होता है कि आप उसको दें, अपने आप को दे रहे होते हैं। इसलिए कि एक शख्स के, ये भी एक बात बड़ी अहम है
कि किसी भी शख्स की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि दूसरा कितना उसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेगा या True. नहीं करेगा। जो बहुत ज़्यादा वो डोरमैट टाइप के हम्म होते हैं, जो कि अक्सर हम कहते हैं जी एम्पैथ हैं बहुत ज़्यादा, हम्म लेकिन एम्पैथी जो है दैट इज़ नॉट कि आप डोरमैट बन जाएं। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि पीपल प्लीजिंग होते हैं, कि यस वो उनकी मर्ज़ी से चलेंगे, वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो वही ये सारी चीज़ें सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो सब इसके साथ साथ फिर हमें अपने जहन को भी क्लियर करना है, अपने आप को भी बेहतर ये तो हमने की बहू की बात, अब मैं करूंगी सास की बात। देखिए हाँ। उसने अपना बेटा दिया है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हुई है, तो उस पर भी बात करें, एक पॉइंट करके मैं जाने नहीं दूंगी आपको। हाँ, देखिए सास का जो है वो जैसे मैंने रोल क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें जैसे हमने पहले भी मैंने वो बात की ना कि पेरेंट्स जो है बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं प्रोजेक्ट के तौर पे कि उन्होंने बड़े होकर हमारे लिए हाँ ये करना है, वो करना है। तो मदर्स जो हैं वो भी अक्सर बेटों को ख़ास तौर पे बड़ी वो ख्वाहिशात होती हैं, हाँ देखिए बड़ी उनके साथ ना एफिलिएशंस होती है माओ की बच्चों के साथ। तो अब ऐसे तो ना करें, एक लड़की आए और एक दिन में ले जाए, नहीं। हाँ, यही तो असल में सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हम उसको अपना पोजेशन के तौर पे ले रहे होते हैं ना, कि ये हमारा, हम पोजेस करते हैं, हमारा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। यस तो बेसिकली इस सोच से निकलने की ज़रूरत है। इससे कब निकल सकते हैं? हम्म जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। मेरी ज़ात कुछ है, यस तो फिर मेरा बेटा जो है वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो एक इंसान है। बिल्कुल और वो इंसान जो है उसकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। उसकी ख्वाहिशात की मैं तभी रिस्पेक्ट करूँगी जब मैंने अपनी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट की होगी। ट्रू और यहाँ पर हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स इस वजह से ज़्यादातर सफ़र करती हैं कि वो पहले अपनी ख्वाहिशात की इम्पोर्टेंस नहीं देती। हस्बैंड ने तो तवज्जो नहीं दी, ससुराल ने भी दी, बड़ा होगा ना जब बेटा, तो ये मेरा बेटा बिल्कुल है, ये मेरे लिए करेगा। लेकिन तब आप फिर बेटे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और बिल्कुल फिर वो एक साइक्लिक इफेक्ट होता है उसका। हम्म तो इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है सासों को कि अपने आप पर फोकस करें, अपनी केयर करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें। आप अपने आप में बहुत कुछ हैं। ट्रू फिर उसके बाद आप बेटे से अगर कुछ एक्सपेक्ट भी करना है तो रैशनली करें। यानी वो जो इमोशनली आप वो मैनिपुलेट करके, वो ड्रामाटाइज करके अगर आप करेंगे तो उससे तो रिजल्ट्स नहीं निकलते। उससे बिल्कुल सिर्फ ये है कि वो मजबूरन आपकी तरफ आ जाएगा। हम्म हो सकता है डिवोर्स भी करवा दें आप, हम्म लेकिन वो मजबूरी जो है वो उसको भी खुश नहीं रहने देगी और ना ही आपको खुश रहने देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तीसरा बंदा जो इस सर्कल में है, ट्रायंगल में है, बल्कि उस ट्रायंगल में उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा लड़का पिस रहा होता है कि वो माँ की तरफ जाए या बीवी की तरफ जाए, तो वो क्या करे? ये बहुत अहम है, Yes. इसलिए कि हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही अहम है, जहाँ पे कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में बिल्कुल रहते हैं, और जो हस्बैंड होता है उसने बैलेंस क्रिएट करना वो होता है। बेचारा उधर से भी मार खा रहा होता है, उधर से भी खा रहा होता है, वो कहाँ जाए? हाँ, तो दो तरह के उनके रवैये होते हैं अक्सर। हम्म, एक रवैया ये होता है कि वो माँ के पास जाएंगे तो माँ को कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और बीवी के पास जाएंगे बीवी को कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि वो आपस में लड़ रही हैं और वो आराम से निकल जाते हैं, चलो मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ जाता हूँ। ठीक तरीका क्या है ये बताएं? इसमें जो बेस्ट तरीका है ना वो हाँ ये होता है कि हस्बैंड जो है, जब शादी होती है तो वो पहले से कुछ बाउंड्रीज वालदा के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी और वाइफ के साथ भी सेट करवाए, और वो उसने मिलकर करनी होती हैं। यानी दोनों के साथ मिलकर, अगर वालदा उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं तो वाइफ के साथ मिलकर कि देखो जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी है वो, जैसे वो मैंने कहा था ना मेरी और उसकी, यस बिल्कुल इसी तरह जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी वो तुम्हारे साथ है, और जो मेरी माँ के साथ है वो, उसमें कंपैरिजन नहीं करना। ट्रू, जो मैं बनता ही माँ नहीं के, है। बिल्कुल बनता ही हाँ, नहीं है। और उसमें जो मैं माँ के साथ कर रहा हूँ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स। और जो मैं तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक है वो माँ के साथ नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन नहीं करना है, इसमें कमेंट नहीं करना, उनको उनकी जगह पे रखना है, वाइफ को वाइफ की जगह पे रखना है। तो हस्बैंड जो है ना वो फिर सुकून में आता है। नहीं तो वो फिर वही होता है कि वो कभी इधर होता है और कभी उधर होता है। बिल्कुल। अब एक और एस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है और फैशन बनता जा रहा है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। या वो क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या हमारी सोसाइटी में हो गया कि हमारे जो दिमाग है, मैं सिर्फ मर्द की बात नहीं कर रही, औरतें भी इसमें बराबर की शरीक हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें जो होती है ना लाइफ सेटिस्फेक्शन,
वो पहले भी ये होता था कि यानी हम ये नहीं कहते कि इस वक्त पर उस पे कोई इफ़ेक्ट आया है, हमेशा से ये होता रहा है कि एक इंसान जो है अपनी लाइफ से कितना खुश है बिल्कुल या नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो पहले भी थी। ख़वातीन अक्सर खुश नहीं होती थी अपनी लाइफ से, उनको वो नहीं मिल रहा होता था जो वो चाहती थी। हस्बैंड खुश नहीं होते थे, उनको भी लगता था कि नहीं ये तो यानी ये वो नहीं है जैसे कि मैं चाहता था, या अब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी नहीं हो रही। रही। ठीक है ना? तो लेकिन उस वक्त पे उनको मौके भी नहीं होते थे। हम्म जब मौके नहीं होते थे तो दे न्यू कि भाई पूरी फैमिली है, फैमिली को कैसे मनाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो ओके फाइन गुजारा करो। तो बस खामोशी से इधर उधर देख लिया, लेकिन अपनी लाइफ उसी तरह से रखी। अब ये है कि अब वही फीलिंग्स हैं, वही लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन मौके भी हैं। अब मौके जो हैं, हम कहते हैं कि जब आपका किसी के साथ कोई रिलेशन बनता है या बढ़ता है तो उसमें दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं। एक होती है कि आप कितना क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा ये होता है कि कितना कंसिस्टेंटली आप कनेक्टेड हैं। जो कि अक्सर जैसे वर्क प्लेस पर अक्सर इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो वर्क प्लेस पर क्या होता है कि आप क्लोज भी ज़्यादा होते हो, सारा दिन आप और कंसिस्टेंटली आप उनके साथ होते हो। तो बेसिकली ये चीज़ बड़ा रोल प्ले करती है। और फिर मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो जब उनके ऊपर आपकी इमोशंस हावी आ जाती हैं, आप सही और गलत को जिस जगह पे हम पहले था उस जगह से ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इस वक्त पे जो डिलेमा है ना, वो यही है कि हम लोग एक तो दूसरे से खुश नहीं हो रहे, यानी हमें होता है कि नहीं दूसरे को कुछ और करना चाहिए ताकि मैं खुश हूँ, अपने ऊपर फिर भी फोकस नहीं है। और दूसरा ये कि फिर मुझे दूसरे के इर्द गिर्द बहुत सारे और दूसरे मिल जाते हैं कि जिनको मैं देख कर कि अच्छा वो तो मुझे ज़्यादा दे रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो मेरे साथ बहुत मीठी मीठी बातें करता है। तो इस वजह से मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। ये नहीं और पता जब एक्स्ट्रा वो लाइफ मैरिटल, में आएगा तो वो मीठी बातें वो भी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए कि देखो हाँ। ये तो तरीका होता है ना ट्रैप करने का, Yes. कि आपने मीठी बातें करके ही दूसरे को ट्रैप करना है ना। आप सख्त बातें करोगे तो क्यों दूसरा आपकी तरफ आएगा। तो वाइफ के साथ तो मीठी बातें शायद कोई 20 साल पहले हुई होंगी या कोई 5-10 साल पहले हुई होंगी, लेकिन अब वो दूसरी खातून या दूसरा लड़का जो है वो आपके साथ जो बातें कर रहा है, जो आपको दे रहा है, वो आपको उसमें नहीं मिल रहा। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात एक साइकोलॉजिस्ट ने की थी, वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पढ़ें, आप अपने आप, इसलिए कि गिल्ट में फिर भी आप रहते ही रहते हैं, आप अपनी ही वो जो शादी है उसको बार बार करें। यानी बार बार मीन्स कि आप उसको रिवाइव करें। हम कहते हैं हर महीने में एक दिन अपने आप को दोबारा से गौर करने का होता है कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, क्या बेहतर करने की, या एज अ कपल कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको। हम इसके ऊपर हर महीने एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम दें, हम कोई एक चेंज लेकर आए अगले महीने के लिए, तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और वो बाहर की रिसर्चेस जो हैं, बाहर तो खैर बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप शादी करो, डिवोर्स करो, या शादी ना भी करो, रिलेशनशिप में रहो, तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि आप एक लाइफ स्पैन में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस में जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा रिलेशंस जो हैं, कुछ लोग एक ही बंदे के साथ जाते हैं और कुछ लोग बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम ये चीज़ पिक कर सकते हैं कि हम लोग, हमारी तो बिलीफ सिस्टम ऐसा है ना, और सोसाइटी का भी सेटअप ऐसा है कि हम एक ही बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम उसके साथ वो बहुत सारे रिलेशंस क्यों नहीं बना सकते, बार बार उसके साथ नया रिलेशन क्यों नहीं बना सकते। कोई टिप्स इस पे दें जिनकी शादी को जैसे 15 साल 20 साल हो गए हैं, तो वो कैसे इस चीज पे काम करें, कैसे रिवाइव करें। देखिए वीकली बेसिस पर डेट प्लान करें, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसके अलावा बच्चों को नहीं लेके जाना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने लिए, एक दूसरे के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स की भी एग्जांपल दूंगी, जहाँ मैं उन्हें कहती हूँ ना कि आप जाओ, वो कहते हैं नहीं अकेले नहीं जाना, तुम लोग साथ चलो। मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ नहीं, मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि आप दोनों कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करो, साथ जाओ। दे आर लाइक नहीं तुम, या मतलब मेरी बहन, तुम लोग साथ चलो।
कहती हूँ नहीं, अकेले टाइम स्पेंड करो। ये क्या प्रॉब्लम है हमारी इस जनरेशन को, क्यों नहीं जाते? ये जो मॉम गिल्ट नहीं होता, वो क्यों है इनको? भाई जाओ एंजॉय करो, बच्चे पीछे से ज्यादा एंजॉय करेंगे, आप लोग भी दरअसल करो। पता है ये ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है बहुत जनरेशंस की, ये जनरेशन टू जनरेशन ये ब्रेन वॉशिंग चली है। अभी इस वक्त पे भी फीमेल्स जो हैं बहुत इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस मॉम गिल्ट में पड़ जाती हैं। और ये इसी वजह से होता है कि जहन, ख़वातीन का जहन जो है इसी तरह वायर्ड हो गया है कि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे लिए ये है कि जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुमने ये सब करना है, तुमने कनेक्टेड रखना है, तुम इन सब के साथ हो, बच्चों के साथ ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो लिंक है ना माँ का, उसको बहुत ज़्यादा। और फिर देखो इसको ग्लैमराइज भी तो करते हैं ना कि माँ जो है वो बड़ा, वो उसकी स्पेशल एक बना दिया जाता है। माँ को एक पहले लड़की समझो, एक औरत समझो, एक इंसान समझो, एक उसकी पर्सनैलिटी। अब बहुत सारे पेरेंट्स में मैं देखती हूँ अपनी दोस्तों के या क्लाइंट्स के साथ जो मदर्स आ रही होती हैं, उनमें मैं देखती हूँ और बात करने से अक्सर पता चलता है कि उनमें इतना ग्लैमर, चार्म और उनके काम को लेके वो इतना ज्यादा कर सकती थी लेकिन नहीं किया, और अब भी वो परस्यू करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? यही आप वाली बात मॉम गिल्ट है कि जी पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या करूँ। मैं तो ये बात करती हूँ, इफ़ यू आर इन योर 50s, इफ़ यू आर इन योर 60s इवन, आपको अगर कैंडल मेकिंग का ही शौक है ना, आप वो करो। आपको घर सजाने का शौक है तो आप इंटीरियर डिजाइनर के कोर्स कर लो, उसमें आ जाओ। आप शुरू तो करो, कुछ तो करो, क्योंकि हर औरत में एक सलाहियत है। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके लिए मोटिवेशन जो है वो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि बाहर से मिले, कि लोग मुझे दें, तो लोग तो दे रहे होते हैं लेकिन अंदर से नहीं निकल रही होती। तो अंदर से मोटिवेशन तब निकलती है जब आप करते हैं। ये बात जहन में रखनी है कि जब आप सोचते हो ना कि नहीं अंदर से मोटिवेशन आएगी तो मैं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता। कोई किसी के लिए नहीं करेगा, आप खुद करोगे। हाँ, करते हैं तो फिर मोटिवेशन डेवलप होती है, इसलिए कि हमारा ब्रेन इसी तरह वायर्ड है कि हम कोई भी प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो उससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते हैं और उससे फिर हम पॉजिटिव फील कर सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह से अपनी 50s-60s में भी हैं और कुछ भी करना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, छोटी से छोटी चीज़ से शुरू कर दें, लेकिन उसको फिर फील भी करें, एंजॉय करें, अपने आप को इतनी अप्रिसिएशन दें, इतना पॉजिटिव फील कराएं कि आपका डोपामीन हाई होता चला जाए और आप अच्छा फील करें, आपके अंदर मोटिवेशन आए और आप फिर उसके ऊपर और ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि कोई बिजनेस अगर वो करना चाह रही है, मर्द औरत दोनों, तो जी खींचने वाले बहुत हैं। लॉस हो गया तो तुम क्या करोगे, अगर ये हो गया तो वो आपका ब्रेन, मुझे लगता है उस तरह से फिर फंक्शन ही नहीं कर पाता। आप उस चीज को नहीं जो है ना वो रेप्लिकेट कर पाते कि जी मैं कैसे करूँगा। फियर्स होते हैं ना इंसान ने। अब हमारा अगर हम फियर्स को देखें तो इस वक्त पे जैसे कोविड, पोस्ट कोविड जो हमारा सोसाइटी में चेंज आया, बल्कि पूरा वर्ल्ड वाइड जो चेंज आया, सब लोग एंग्शियस हो गए हैं, एंग्जाइटी, फियर्स, फ्यूचर के हवाले से कि क्या बनेगा, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। तो फियर्स तो हैं और कुछ एक्चुअल फियर्स भी हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि ये फियर्स जो हैं इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं इनके ऊपर सोचना कि आप अपनी प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं? आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें, फ्यूचर को प्लान करने के लिए सेट करें, जो फियर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए सेट करें। बट इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोस्त कि अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, तो जब होगा तभी आपने डिसाइड करना है ना। जब आप एक डिसीजन लेते हैं, एक स्टेप लेते हैं, तो यू हैव 2 ऑप्शंस उस वक्त पे कि या तो यानी क्लियर होता है ये कि या तो वो ख़त्म हो जाएगा या उसमें आप बेहतर कर सकोगे। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो, जब तक आप स्टेप नहीं लेते हो, तब तक उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी नज़र नहीं आ सकती, मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आप अगर फियर इसका रखते हो कि कोलैप्स कर जाएगा या लॉस हो जाएगा, तो इक्वल इसकी ऑप्शन है कि वो 50-50 चांस है ना। हाँ, तो ले लो 50% चांस। और उसी के ऊपर, और देखो डिसीजन लेना सीखना है। आप डिसीजन लें, आप फॉल करें, आप फिर डिसीजन लें। बच्चों को डिसीजन मेकिंग कैसे सिखाएं?
बच्चों को डिसीजन मेकिंग के लिए ना अक्सर वालिदैन पता है क्या कर रहे हैं, वो करते हैं कि वो उनको कहते हैं कि आप डिसीजन करो, उनके सामने सारा खुला मैदान है, जो मर्जी करो। अब बच्चा जो है उसका जहन इस पे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए कि उसके सामने बहुत कुछ है। अब इस वक्त पे यही हो रहा है, वो दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि जो लेना है ले लो, और वो हर चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही होती, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और यही चीज़ बेचैनी और जो एंक्शसनेस है ना बच्चों में आ रही है। हमने बच्चों को अगर डिसीजन मेकिंग सिखानी है तो हमने उनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस किस चीज़ की हो और क्यों हो उसकी रीजनिंग सिखानी है। छोटे से छोटे बच्चे को भी हम बता सकते हैं कि तुमने अगर कैंडी लेनी है या आपने चॉकलेट लेनी है तो आपने दोनों में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो क्यों करनी है, उसका क्या क्या फ़ायदा होगा आपको। इसलिए कि हर डिसीजन जो है वो फ़ायदे की तरफ ले जाने के लिए ही होता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से उनको डिसीजंस की तरफ लेकर आएँ, और ये नहीं कि बहुत सारी ऑप्शंस में से कहें जो मर्जी करो। हम उनको ऑप्शंस बताएं कि ये देखो ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी सिलेक्ट करते हो, ताकि बच्चा एंग्शियस ना हो, उसको डिसीजन मेकिंग अच्छी लगे, मजा आए उसको उसमें। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा जो है ना वो भी बहुत कॉमन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, लेकिन पाकिस्तान में ना उसमें कुछ और ही एक मैं कहूँगी स्पाइस है। तो उसको कैसे ट्रीट करें? देखिए जो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाता है तो उस वक्त पे अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, और उसमें अक्सर कहते हैं कि जी ससुराल वाले नहीं कर रहे, हस्बैंड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बेसिकली खुद लड़कियां भी अपनी केयर नहीं कर रही होती, अपनी ना मेंटल हेल्थ की ना फिज़िकल हेल्थ की। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि जब आपका बेबी हुआ है, आपने 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी पहले फेस की है, उसके बाद डिलीवरी फेस की है, फिर बेबी हुआ है, तो यू हैव सफ़र्ड अ लॉट। तो इस सफरिंग को डिसमिस नहीं करना, डीवैल्यू नहीं करना, इसको रिस्पेक्ट देनी है, और उसका जो आपने उसकी कॉस्ट दी है और दे रहे हैं इस वक्त पे, उसको एक्नॉलेज करना है। या वेस्ट की तरह जो है वो पुश प्रेजेंट लेना शुरू कर दें ताकि आपको भी अच्छा लगे। हाँ तो इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि फैमिली वाले क्या करें, तो फैमिली वालों को सपोर्ट सिस्टम बनना होता है उस वक्त पे, लेकिन वो सपोर्ट भी उसी चीज़ में करेंगे ना जिसमें आप चाहते हैं कि हो। तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना, ख़ास तौर पे जो हमारे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं इसके बाद जो आते हैं डिलीवरी के बाद, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना। वो अक्सर लोग नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में फिर सफ़र करते हैं। तो उसमें फ़ोकस करना इस चीज़ के ऊपर कि मेरी हेल्थ जो है इस वक्त पे प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, और दूसरों की अगर नहीं भी है तो मैं अपनी प्रायोरिटी खुद रखूं। तो ये चीज़ जब आप करें तो फिर आप हर चीज़ हर एस्पेक्ट में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आई थिंक। अच्छा, आजकल डिजिटल जो है ना मीडिया, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन वो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं? मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ होती है जो कि पॉजिटिव के लिए बनाई जाती है, इसलिए कि हर काम हर इनोवेशन जो है वो पॉजिटिविटी के लिए ही होती है कि उससे ग्रोथ हो, बेहतरी आए। लेकिन उसका यूजेज जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा इम्पैक्ट देगी। तो इस वक्त पे जो जैसे मोबाइल्स हैं, जो हमारी ऐप्स हैं, और इस वक्त एआई जो आ गई है, इसने जहाँ पे पॉजिटिव हमें दिया है, जहाँ पे अच्छा फील कराया है, जहाँ पे हमें हेल्प दी है, वहीं पर हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। जिसमें एक पॉइंट जो है वो मैं उसको बात करना चाहूँगी, वो डिजिटल ऑटिज़म है। इसको अभी हमने डायग्नोसिस तो नहीं प्रॉपर दिया, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये है। और इस वक्त पे नज़र भी आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे रियलिटी से भाग रहे हैं। उन बच्चों के मोबाइल के ऊपर या उनकी गेम्स में 40-50 दोस्त होंगे, लेकिन उनके एक्चुअल लाइफ में, घर में या स्कूल में कोई एक भी दोस्त नहीं होगा। वो रियलिटी में जितने भी उनके हैं रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनका कांटेक्ट कम से कम होगा, उनका मोबाइल के अंदर या गेम के अंदर कांटेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। सो दे फील कि वो उसी में ज़िंदा हैं, उसी में रह रहे हैं, और वही उनको हर चीज़ दे रही है। उनको पॉजिटिविटी भी दे रही है, उनको यानी जितने कलर्स हैं, जितनी स्पाइस है फ़ोन में, आप रियल लाइफ में नहीं दे सकते हो। जैसे कार्टून्स के बारे में बात की जाती है, डिफरेंट नाम उनके आते हैं कि जी इतना कलरफुल, और मैंने इवन एक जगह पे तो पढ़ा था कि उसको डिज़ाइन
डिज़ाइन जब करते हैं ना वो लोग, उन्होंने 15 से 20 बच्चों को बिठाया और फिर उन्होंने उसको बार-बार प्ले किया। जहाँ पे किसी बच्चे की थोड़ी-सी साइट हटी, थोड़ा-सा ध्यान हटा, उन्होंने वहाँ काम किया कि क्यों हटा है? बच्चे को तो क्रेज़ी होके इसको देखना चाहिए। तो बच्चे अगर क्रेज़ी होके देख रहे हैं तो उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहे होंगे, ये पेरेंट्स खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो इसमें एक और पॉइंट एक साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने उठाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका पॉइंट। उन्होंने कहा कि जब हम फिजिकल स्पेस में बच्चों को निकालते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो तुम बाहर जाके खेल लो, स्कूल में खेल लो, तो हम देखते हैं कि वो किन के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके वो फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब हम डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं तो हम जब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो हमें पता चलता है कोई वो इंडोनेशिया से कोई फ्रेंड है, कोई अमेरिका से फ्रेंड है, एंड दे पेरेंट्स डोंट नो अबाउट देम, और उनसे वो क्या इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। यस। और वो इसी गेम वजह भी तो से थी ना जिसपे कितने लोगों ने सुसाइड्स की। हाँ फिर अब एआई पे एक केस आजकल चल रहा है, शायद आपने उसे परस्यू किया या नहीं। उसमें यह है कि उस बच्चे को 28 टाइम्स एआई ने कहा कि सुसाइडल थॉट्स दिए और उस बच्चे ने वाकई सुसाइड कर ली। बहुत ट्रेजेडी है ये हमारी। देखो ये वही है ना कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ है, या गलत तरीका है। इसका मतलब है कि आपने मैनुअल जो है वो नहीं उसको पढ़ा, उसको नहीं सीखा, उसको नहीं समझा। इस वक्त पे एआई को तो बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हो रील्स और वीडियोस वगैरह भी किस किस्म की बन रही हैं। तो वही एआई जो कि बहुत फ़ायदा भी दे सकती है, बिल्कुल। लेकिन उसको इस वक्त पे माइंडसेट है आपका जहन है कि मैंने इसको किस तरह से चलाना है, तो मैं उसी, और एआई जो है वो जो आप उसके अंदर फीड कर रहे हो तो उसी की बेसिस पर आपको वो आपको जवाब देता है और आपको उसी के रुख पे लेकर चलता है। अच्छा, आजकल एक टर्म चल रही है डिजिटल अब्यूज, ये क्या है? ये बहुत अहम है टॉपिक, इसलिए कि डिजिटल अब्यूज़ जो है ये इस वक्त पे बहुत आम हो रहा है। हम अभी पिछले दिनों ही एक कॉन्फ्रेंस में थे तो उसमें वो बता रहे थे कि 2024 में 24,000 से ज़्यादा केसेस लड़कियों के, यंग लड़कियों के, बच्चियों के ऐसे मिले हैं जिसमें कि डिजिटल अब्यूज़ था। और इसमें जो मेन चीज़ आ जाती वो आती है कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह लेकर, आपके कोई मैसेजेस लेकर। लेकिन उस लेवल तक कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें इस बात को समझना है कि जब हम घर में बच्चे को सेफ स्पेस नहीं दे रहे और घर में उसे वो प्यार नहीं मिल रहा, वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो फिर वो बाहर ढूंढता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और बाहर ढूंढने के अब बहुत सारे मौके मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो उसी लेवल पे हमें उनको रोकना है। उनको रोकना इस तरह नहीं कि हम उन्हें रोक दें, उनका मोबाइल बंद कर दें। लोग क्या करते हैं, बस मोबाइल ले लिया, अब नहीं ये करेगा कुछ। भाई जो खुद कर रहे हो वो तो देख लो पहले, वो तो ठीक करो। एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये आ जाता है कि हमें ख़ास तौर पे लड़कियों को ये बताने की ज़रूरत, इसलिए कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त पे लड़कियां ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। ये बताने की ज़रूरत है कि बाहर से आपको कुछ भी एप्रिसिएशन या कुछ भी मिले, और जिस तरह से भी मिले, बहुत ही अच्छा भी मिल रहा है, तो भी वो एक आउटसाइडर है जो कि आपको दे रहा है। या बिल्कुल, कोई भी शख्स अपने मतलब के बगैर कुछ भी नहीं करता। और फिर अगर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो यू हैव टू बी क्लियर कि बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। बेशक आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो उस वक्त कि बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, इसकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है। वो जो पिक्चर्स वाला लेवल आता है, जो ब्लैकमेलिंग का लेवल आता है, वो फ़ौरन नहीं आता, वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स क्रॉस करने के बाद आता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डिजिटल अब्यूज़ है ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर सपोज़ प्रिवेंट नहीं हुआ और हो गया, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वो काफ़ी महीनों से उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ब्लैकमेल करके और पिक्चर्स लेते हैं और चीज़ें लेते हैं और सारा कुछ। मैंने उन्हें यही कहा कि देखो, यू हैव टू टेक स्टैंड एट सम टाइम। तो वो स्टैंड आप पहले दिन ले लो, या आप साल के बाद लो, या आप 6 महीने के बाद लो। वो स्टैंड क्या होता है, और वो स्टैंड क्या होता है, वो स्टैंड ये होता है, यू हैव टू रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठानी है। और आवाज़ ये नहीं कि दूसरे को समझा रहे हैं कि भाई तुम ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, ये नहीं चलता। वो होता है कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है,
अपने वालिदैन को इन्वॉल्व करें, अपना जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करें, अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इस वक्त पे हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे हमें लिंक्स दे दिए हैं जिनसे कि हम इसके ऊपर केसेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने भी मुझे मरियम नवाज साहिबा का भी हाँ, बताया, व्हिच इज बिल्कुल। अ ग्रेट इनिशिएटिव, मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके ज़रिए आप गूगल करें, आपको वो सारी साइट्स मिल जाएँगी जहाँ पर कि आप अपना केस उठा सकते हैं। और इसमें ये भी ऑप्शन उन्होंने रखी हुई है कि आपको यानी आपकी जो है आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा वाओ, और दूसरे शख्स को स्नब किया जाएगा या उसको सज़ा मिलेगी। वेरी और इसमें नाइस। एक और बड़ी अहम चीज़ थी जो कि उन्होंने बताई वहाँ पे, वो ये कि जब आप कोई केस करते हैं ना किसी पर, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर वो केस झूठा है, जैसे कि कई लड़के ये भी कहते हैं कि लड़कियां तो फिर झूठा केस कर देंगी हमारे पर कि इसने मुझे यह कहा या वो कहा, तो अगर वो केस झूठा निकल आता है तो फिर लड़की को भी सजा होगी। वेरी गुड, दिस तो इज द परफेक्ट इनिशिएटिव, आई वुड से। बिल्कुल, इसलिए कि देखो हमने किसी एक जेंडर को हमने नहीं डीवैल्यू करना कि भाई ये जेंडर ही गलत है, इस जेंडर के ही मसले आप हैं। यकीन करें, पिछले कुछ माह में मेरे सामने तो जितने केसेस आए उन सब में लड़के बेचारे मासूम थे। बिल्कुल ऐसा हाँ। होता है कि कई दफ़ा लड़के बड़े इनोसेंट होते हैं, कई दफ़ा लड़कियां बहुत होती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में मोस्टली फीमेल सफ़र Yes. करती हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको लो लेवल दिया गया होता है, तो उस वजह से वो ज़्यादा सफ़र करती हैं। और इसमें भी अब्यूज़ जो हो रहा है, डिजिटल अब्यूज़, इसमें भी वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो इससे हमें बाहर निकलना है, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ वो ये है कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी है ना, हम समझते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम जो दिल करता है जाके कमेंट करते हैं, जो दिल करता है जाके कहते हैं, बजाय ये सोचे समझे कि अगले की मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट होगा। ऐसा ही है और उसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है, इसलिए कि जो दूसरा शख्स है वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है और उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी हर्ट होता है, उसको भी बुरा लग सकता है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का ना एक वो पैटर्न बन गया हुआ है कि हम कहते हैं कि ये मेरा हक है कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ये मेरी आवाज़ है, मैंने अपने मोबाइल से आपको मैसेज किया, जो मर्ज़ी मैं कह दूँ इसमें। लेकिन दूसरे पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, इसलिए हमें रियलाइज़ करने की ये ज़रूरत है। कौन इंसान होते हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या मसला होता है कि वो इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं लोगों पे? देखिए, जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर निकालता है ना, तो उनके अंदर भी वही चीज़ें भरी गई हैं। वो कहते हैं ना, बुली होते हैं तो बुली करते हैं। यस। तो या तो उन्होंने घर से ऐसा एनवायरनमेंट देखा कि उसमें उनको बुली किया गया, उनको नेगेटिव कमेंट्स किए गए, क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आउटलेट कहाँ है, ओके ये जो है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसके ऊपर कमेंट करते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है जो नार्सिसिस्ट मेंटालिटी होती है, उसमें ये होता है कि वो दूसरे को गिरा के जीतना चाहते हैं, उनसे दूसरे की कामयाबी या दूसरे का कुछ बेहतर नज़र आना किसी भी हवाले से वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कि उनकी लो सेल्फ इस्टीम होती है बहुत ज़्यादा और वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरे को नेगेटिव कमेंट करूं, मुझे अच्छा लगेगा, उसमें ये रियलाइज़ तो वो कर ही नहीं सकते, इसलिए कि दे आर नार्सिसिस्ट पीपल, कि वो दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। सेल्फ प्लेयर इंपॉर्टेंट है ना उधर या तो। बिल्कुल। अच्छा, नार्सिसिस्ट जो है ना, ये कौन लोग होते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं और इनसे हमें बचना कैसे चाहिए? देखिए, नार्सिसिस्ट का जो मेन जो पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो ये होता है कि दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। यस। ठीक है, वो अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम गलत होती है तो इसमें ये वाली एक्सट्रीम गलत होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देते हैं। जब वो सपोज़ 100% अपने आप को वैल्यू देते हैं तो फिर ज़ीरो दूसरे के लिए हो गई, बैलेंस नहीं रहा। फिर उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब अपने आप को वैल्यू देते हैं तो दे आर कंट्रोलिंग, इसलिए कि वो कंट्रोल करेंगे एनवायरनमेंट को, तब ही वो अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं। एंटाइटलमेंट की जो एक फीलिंग होती है कि मैं स्पेशल हूँ, तो वो इर्द गिर्द वाले उनकी मर्जी से चलेंगे तो उनको फीलिंग मिलेगी। फिर तीसरा उसमें आ जाता है कि वो फिर इसके लिए करेंगे क्या, वो मैनिपुलेट करेंगे, वो लोगों को गलत तरीके से अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें उनका एब्यूज़ जो होता है उसका पूरा साइकिल एक रिसर्चेस ने और एक्सपीरियंस से हम लोगों ने इसको एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है कि पहले वो लव बॉम्बिंग करेंगे। यानी नार्सिसिस्ट को समझने की ज़रूरत है कि वो
आउट ऑफ द वे जाकर आपकी तारीफें करेगा, पहले स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, इसलिए कि वो आपको ट्रैप कर रहा है। जैसे होता है ना, मछली को पहले कांटे में गोश्त देकर उसको ट्रैप किया जाता है, फिर उसे पकड़ लिया जाता है। सेम इज़ द केस विद द पर्सन, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आपको पहले लव बॉम्बिंग से ट्रैप करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आप हेड टू टो उनके प्यार में, ट्रैप में आ गए हो, तो फिर देन कम्स के ओके, फिर वो अब अपनी मर्जी करना चाहते हैं। तो फिर जब मर्जी करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो ये होती है कि दूसरा बिल्कुल दब जाए और उनकी मर्जी से चलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर इवेंचुअली वो टाइम आता है कि वो फिर रेजिस्ट करता है। उसको भी होता है कि भाई मुझे तो सबमिसिव हो सकते हो। हाँ, और जो पहले मिल रहा था, इतनी लव बॉम्बिंग हो रही थी, अब तो वो नहीं हो रही, अब तो मुझे उसकी मर्जी से चलना पड़ रहा है। फिर उसी में ये जो टेंशन क्रिएट होती है, इस टेंशन की वजह से फिर वो आपको डी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, आपको बिल्कुल जैसे होता है कॉर्नर में लगा देते हैं कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू हो जाते हैं। आप मैसेज करते रहोगे, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वो आपको इस वक्त पे बताना चाह रहे हैं कि अपनी औकात जान लो। तो ये स्टेज जब आती है तो उस वक्त पे फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर, यानी जो दूसरा शख्स है उसके ऊपर, कि अगर वो उस वक्त पे अपने आप को कंट्रोल में रखता है और वो उसका प्रे नहीं बनता, तो वो अपने आप को सेव कर लेगा। कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी होती है इंसान की तब तक। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या होता है कि वो मिन्नतें वगैरह करना शुरू कर देते हैं, और जब मिन्नतें करते हैं तो वो स्टेज आ जाती है कि वो कहता है ओके फाइन, काफ़ी सज़ा दे दी, अब नॉर्मलाइज हो जाए। फिर वो उनको दोबारा से नॉर्मल उनके साथ होते हैं और उनको बताते हैं कि मैं नॉर्मल इसलिए हुआ हूँ कि अब तुम नॉर्मल हो गए, तुम सही नहीं थे। वो ब्लेम गेम भी होती है ना इसमें, वो नार्सिसिस्ट मोस्टली ब्लेम गेम खेलता है कि दूसरे में प्रॉब्लम है, दूसरा मेरी मर्जी से नहीं चल रहा, दूसरे ने ऐसा किया। तो इसमें, इस ट्रैप में एम्पैथ फंसता है। एम्पैथ कौन होता है? जो कि अपने आप पर इतना फोकस नहीं करता, वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा करता है कि दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरे का ख्याल करता है। अब नार्सिसिस्ट को चाहिए कि मेरा ख्याल हो, एम्पैथ होता है कि मैं दूसरों का ख्याल करूं। तो नार्सिसिस्ट को बेहतरीन वही नज़र आता है कि ओके ये शख्स है, इसके साथ मेरी अच्छी बन सकती है। अब उसमें एम्पैथ जो है ना वो फिर कोलैप्स करता है, इसलिए कि वो देना तो चाहता है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगला शख्स जो एब्यूजिव हो जाता है, जब वो एब्यूजिव हो जाता है तो फिर एम्पैथ सफ़र करता है, लेकिन उसकी सफरिंग जो है वो तब तक ख़त्म नहीं होती जब वो नार्सिसिस्ट से जान ना छुड़ा ले। आप हमें कोई डायग्नोसिस दे सकती है जो हम करें कि ये इंसान, ऑफ कोर्स गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, किसी के साथ दोस्ती का हो चाहे वो शादी का हो, कुछ भी हो, हम कुछ ऐसी कैटेगरीज बना सकते हैं कि अच्छा इस इंसान को हम इस स्केल पे जो है ना वो कर सकते हैं मार्क के, अच्छा ये नार्सिसिस्ट है, या हम इससे कैसे बचें, क्या करें? देखिए, इसमें बड़ा टफ हो जाता है। अगर आप शुरू में, अगर कुछ महीने आपके पास हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो उसमें तो फिर भी मुमकिन होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि उनके पैटर्न्स क्या हैं। अगर पैटर्न ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन वो वैल्यू देने के साथ उनका फ़ायदा क्या हो रहा है, हम कहते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो आपको वैल्यू दे रहे हैं और इन द रिज़ल्ट आप उनको क्या दे रहे हैं। अगर उनके वैल्यू देने से आप उनको केयर दे रहे हैं, उनके वैल्यू देने से आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो इम्पोर्टेंस उनको अच्छी फील हो रही है, तो दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा ये कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ग्रैंडियोस का उनमें होता है, यानी अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं और उसी तरह से कई दफ़ा आपको भी शुरू में स्पेशल फील कराते हैं और बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो नॉर्मल से हट के कुछ भी है, दैट इज़ क्वेश्चनेबल, तो उसके ऊपर हमें देखना होता है। और अगर आप खुद एम्पैथ हैं, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को समझ लिया कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं दूसरों को गिवर हूँ, मैं देने वाली हूँ, मैं दूसरों का ख्याल करने वाली हूँ, तो फिर आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत तो वो होती है। बेचारा या बेचारी क्या करे जो एम्पैथ है, वो खुद को कैसे ठीक करे? देखो, एम्पैथी जो होती है ना उसको हम समझते हैं, ये एक तो हमारी ना सोसाइटी ने भी डाली हुई है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे, लड़कियों में, कि आपको दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों की केयर करनी है, उनके लिए जीना है। अच्छा, कुछ में मुझे लगता है कि जनरली नेचुरल होता है कि मतलब केयर करना और
लेकिन बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जो नहीं भी कर रहे होते और उल्टा वाकई फायदा उठा रहे होते हैं उनका। हाँ, ऐसा ही है। और देखो ये नेचुरली जो होता है ना, ये भी तो जनरेशन टू जनरेशन हमारी सोसाइटी में वो है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें ये बिल्ट कर दिया पीपल गया है। प्लीजिंग हमें सिखाई हाँ, जाती है। तो ये चीज़ जो है ये वालिदैन को देख रहे होते हैं, उनसे भी सीख रहे होते हैं, अदरवाइज भी हो रही होती। तो ये बिहेवियर जो है ना, इसको हमने जब काउंटर करना है या मैनेज करना है, इफ़ आई फाउंड के मेरी पर्सनैलिटी एम्पैथ है, तो मुझे फिर बाउंड्री सेट करनी है। एम्पैथ्स की बाउंड्रीज नहीं होती, यानी वो कहते हैं कि बस हर गिवर हद में गिवर, जाके हाँ करते हैं बस अगले के दूसरे साथ। का कर लूँ, अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। नो, अपनी कॉस्ट पे कुछ नहीं करना। ये आपका सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप अपनी कॉस्ट पे कुछ नहीं कर रहे, आप दूसरे का ख्याल कर रहे हो, दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन अपनी कॉस्ट पे नहीं, तो आप फिर हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतना मुझे मज़ा आया और बात करने का, बहुत कुछ मैंने सीखा एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे। और इन चीज़ों से सीख के सिर्फ ये नहीं कि सुना पॉडकास्ट और उसके बाद ख़त्म, इन चीज़ों को, चाहे वो पेरेंटिंग में हो जिसमें हमने सीखा, चाहे वो बच्चों के लिए हो जो हमने चीज़ें सीखी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, एज अ कपल हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आप एक सास हो, एक माँ हो, आप एक बाप हो, एक ससुर हो, आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमें समझाई गई हैं। और मुझे तो लग रहा है कि मैं तो शायद पूरी लाइफ के लिए सिक्योर हो गई, एंड आई होप आप भी सिक्योर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।